नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तोमर जी इंस्पायर्स पर। जो बच्चे रेलवे, एसएससी, पुलिस या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए हमारा ये आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के 15 करंट के 10-15 अच्छे क्वेश्चन, जिनसे आप अपने विभिन्न प्रतियोगिताओं की जो है तैयारी कर सकें। उनमें जो करंट के क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अपने सेशन की शुरुआत हमेशा एक मोटिवेशन के साथ करते हैं। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, मैं कैसे कह दूं कि मेरे मन में व्यथा नहीं, पर संघर्षों से घबरा जाना मेरे कुल की प्रथा नहीं। साथियों, इसी मोटिवेशन के साथ आज का हम अपना करंट अफेयर का सेशन जो हमने 26 अक्टूबर का लिया हुआ है वो आपके लिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, इस सीरीज में हमने पहला प्रश्न आपके लिए रखा है कि नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। साथियों, इसको आप टर्म से ध्यान रखिएगा। नाडा हब्बा 10 दिवसीय जो दशहरा प्रोग्राम है वो कर्नाटक में शुरू हुआ है। साथियों, आपको ये ध्यान रखना होगा, ये 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक मनाया जाएगा और वहाँ की जो वाडियार राजवंश है उसके द्वारा ये संचालित होता है और मैसूर का शाही परिवार इसको मनाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ भगवती दुर्गा ने इसी दिन महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसीलिए ये त्यौहार इस दिन मनाया जाता है और ये पूरे सप्ताह धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मैंने आपको ये क्वेश्चन पूरे व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं, लेकिन साथ में जो एडिशनल चीज़ें बता रहा हूँ उनको भी आप कॉपी और पेन लेके अपने साथ नोट करते रहिएगा, तो एग्जाम में आने वाली चीज़ों का आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। साथियों, इसी सीरीज में हमने आपके लिए दूसरा प्रश्न रखा है कि अबू धाबी मास्टर 2023 महिला वर्ग, यानी कि अबू धाबी मास्टर 2023 में महिला वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है। एकल खिताब किसने जीता? तो साथियों, वो जीता है उन्नति हुड्डा ने। अब ये किस चीज़ की प्रतियोगिता थी? तो साथियों, अबू धाबी आपको पता होगा यूएई जो 7 जो है अमीरात से मिलकर बना है, उसमें से एक अमीरात से अबू धाबी। तो ये यूएई के अंदर हुआ है, संयुक्त राज्य जो चमक रहिएगा संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हुआ है। तो वहाँ पर जो प्रतियोगिता हुई है बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई है। तो ये उन्नति हुड्डा ने हराया किसको है साथियों, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो उन्नति हुड्डा ने अपने ही हमवतन यानी भारत की ही हमवतन सामिया इमाद फारूकी को हराया है। 21-16 और 22-20 के सेट में हराकर खिताब अपने नाम किया है। इसी सीरीज में हमने प्रश्न नंबर 3 आपके लिए रखा है कि हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ को किसको नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो आप नियुक्ति से संबंधित प्रश्न आप जानते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनका नाम है अशोक वासवानी। क्या इनको आरबीआई ने जो है मंजूरी दे दी है? जैसा कि आप जानते हैं, बड़ी बड़ी बैंकों के जो सीईओ होते हैं वो आरबीआई की मंजूरी के बाद ही बनते हैं। तो आरबीआई ने इनको मंजूरी दे दी है और 1 जनवरी 2024 को ये कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। साथियों, इसी सीरीज में हमने आपके लिए अगला प्रश्न रखा है, प्रश्न नंबर 4 कि हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है, वो किस खेल से संबंधित थे। तो साथियों, बहुत सारे साथियों को, हमारे बच्चों को पता होगा कि बिशन सिंह बेदी भारत के एक पूर्व क्रिकेटर हैं, यानी कि वो क्रिकेट खेल से संबंधित थे। चलिए इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। महान क्रिकेटर थे, भारत के लिए इनका योगदान जो है बहुत अच्छा योगदान उन्होंने भारत के लिए दिया हुआ है। ये एक अपने देश के महान स्पिनर थे और पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। 77 वर्ष की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली है साथियों। और ये पंजाब अमृतसर के रहने वाले थे। 1946 में इनका जन्म हुआ था। भारत के लिए इन्होंने 67 टेस्ट खेले थे। साथियों, इतने अच्छे बॉलर थे कि 14 बार इन्होंने 5 विकेट लिए और एक बार 10 विकेट लेने का भी एक मैच में इन्होंने कारनामा करके दिखाया। भारत के लिए कुल इन्होंने 266 विकेट झटके। भारत के लिए इन्होंने 1975 से लेकर 1979 तक कप्तानी भी की है। साथियों, क्या इन्होंने एक दिवसीय मैच भी खेले? बिल्कुल, इन्होंने 14 एक दिवसीय मैचों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसी के साथ अगले प्रश्न के लिए हम लोग बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 5 हमने हाल ही में रखा है कि भारत और मध्य एशियाई देशों की एनएसए की बैठक कहाँ पर हुई। एनएसए आप लोग जानते होंगे, एनएसए क्या होता है? नहीं जानते हो तो उनको मैं बता देता हूँ। एनएसए का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हर देश का होता है एनएसए। हमारे देश का कौन है एनएसए? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि श्री अजीत डोभाल जी जो हैं वर्तमान में भारत के एनएसए हैं। तो एनएसए लेवल की बैठक जो हुई है भारत और मध्य एशियाई देशों में हुई। अब मध्य एशियाई देश कौन से हैं? आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये जो 5-6 देश हैं ये सेंट्रल एशिया के देश बोले, मध्य एशिया के देश बोले जाते हैं। इन्हीं के साथ भारत की और इनकी एनएसए लेवल की बैठक हुई है। तो ये बैठक हुई है कजाकिस्तान। अब जैसे ही मैं कजाकिस्तान का नाम लेता हूँ तो आपको कजाकिस्तान की राजधानी
दिमाग में तुरंत ब्लिंक करनी चाहिए। कजाकिस्तान की राजधानी का नाम है नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? नूर सुल्तान। साथियों, ये बैठक कब हुई है? तो ये बैठक हुई है 17 अक्टूबर 2023 को। किसके बारे में हुई है? तो साथियों, अफगानिस्तान के ऊपर चर्चा हुई है। भारत ने, या भारत के प्रतिनिधि जो अजीत डोभाल जी थे, उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा ली है, चर्चा की। और पाकिस्तान जो उसको अफगानिस्तान तक मदद नहीं पहुंचने दे रहा है, उसके बारे में भारत ने काफ़ी पुरजोर तरीके से सामने रखा है कि पाकिस्तान जो है दिक्कतें पैदा कर रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से एक जीओ भी जारी किया गया था कि जो अफगानी लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको तत्काल पाकिस्तान छोड़कर चले जाना चाहिए और अफगानिस्तान में चले जाना चाहिए। ये सब चर्चाएं उस पर हुई। इसी के साथ साथ तस्करी पर भी चर्चा हुई है। क्या भारत ने अफगानिस्तान के लिए कोई अच्छा कार्य अभी हाल फिलहाल में किया है? तो बिल्कुल किया है साथियों। आपको पता होना चाहिए कि इस समय वर्ल्ड कप चल रहा है, 2023 का वर्ल्ड कप चल रहा है। अफगानिस्तान की टीम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करी। इस बात की चर्चा भी वहाँ पर अजीत डोभाल जी ने की और उन्होंने बताया कि भारत का एक जो ब्रांड है अमूल, वो अफगानिस्तान की टीम का इस समय जो है वर्ल्ड कप में स्पॉन्सर बना हुआ, उसने अफगानिस्तान की टीम को स्पॉन्सर किया। बहुत बड़ी बात है साथियों। इस बात की चर्चा वहाँ पर हुई है। भारत ने अपना पक्ष रखा है और देशों को भी अपने साथ मिलाने का प्रयास किया है ताकि अफगानिस्तान को मानवीय सहायता या बहुत सारी चीज़ें जो उनकी हेल्प की जा सकती है, इस कठिन परिस्थिति में उनकी मदद की जा सके। साथियों, इसी के साथ अगला प्रश्न हमने आपके प्रश्नों की इसी सीरीज में रखा है कि हाल ही में गाजा संघर्ष के लिए एक शांति शिखर सम्मेलन हुआ है। आप जानते होंगे इस समय गाजा में जो हमास है और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, उसके लिए एक शांति शिखर सम्मेलन हुआ है। तो साथियों, उसका आयोजन जो हुआ है, शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है मिस्र में हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि मिस्र का सिनाई पेनिनसुला जो है इजराइल को टच करता है, इसलिए मिस्र में वहाँ पर बैठक हुई है। काफ़ी देश के, यूरोप से भी काफ़ी देश आए थे और उसके बाद अरेबियन कंट्रीज़ भी गए हैं, वहाँ पर बैठ के बातचीत हुई है। साथियों, ये सब क्यों हुआ है आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के नाम से एक ऑपरेशन चलाया और इजराइल पर जो है हमला कर दिया। और उसके बाद इजराइल ने रिटेलिएशन में एक उनके ऊपर एक ऑपरेशन चलाया जिसको इजराइल ने नाम दिया ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, दोनों ऑपरेशन आपको ध्यान रखने हैं। हमास ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, 7 अक्टूबर 2023 को चलाया था। उसके रिटेलिएशन में इजराइल ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो इजराइल ने ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये बैठक किस दिन हुई है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, ये बैठक हुई है 21 अक्टूबर 2023 को। प्रश्नों की इसी सीरीज में हमने आपके लिए 8वां प्रश्न रखा है कि विश्व पोलियो दिवस 2023 कब मनाया गया? तो साथियों, विश्व पोलियो दिवस 2023 मनाया गया 24 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस 2023 कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को। कारण क्या है? 2000, अब देखिए इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है, आपको एडिशनल चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे 2002 में WHO ने यूरोप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। 2002 में यूरोप को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। भारत के बारे में क्या जानकारी है? तो साथियों, भारत के बारे में जानकारी ये है कि भारत में पोलियो का जो अंतिम मामला आया था वो 13 जनवरी 2011 को भारत में अंतिम मामला पोलियो का आया था। उसके बाद WHO ने 2014 में भारत को भी पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। साथियों, आप जानते हैं कि पोलियो की जो बीमारी है काफ़ी खतरनाक बीमारी है जिसमें बच्चों के अंग खराब हो जाते हैं और वो लकवाग्रस्त हो जाता है, उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस बीमारी से सारे देशों ने, पूरी दुनिया ने मिलकर लड़ाई लड़ी है और मुझे भारत ये लड़ाई लगभग क्या, भारत जो पोलियो मुक्त घोषित हो गया तो भारत ये लड़ाई जीत चुका है। इस चीज़ का हमको पता होना चाहिए और दुनिया ने भी इसके लिए जो एकजुटता दिखाई है उसके लिए पूरी ही सारे देशों की, उनके राष्ट्राध्यक्षों की और उनके खासकर जो मेडिकल फील्ड से संबंधित लोग हैं और जो जनसाधारण लोग हैं उनकी भी तारीफ की जानी चाहिए। बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। भारत पोलियो मुक्त घोषित हुआ है। तो कब मनाया जाता है साथियों? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जब बात दिवस की आती है, जैसे ये UN दिवस है 24 अक्टूबर, तो आप जो है डायरी पर जब इन क्वेश्चनों को नोट करते हैं तो उसमें जो डेट ऊपर लिखी होती है उन्हीं के ऊपर आप लिख दीजिए UN दिवस और उसके बाद लिख दीजिए विश्व पोलियो दिवस लिख दीजिए। इस तरीके से आप उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, इसी के साथ हमने आपके लिए प्रश्न नंबर 9 रखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहला नैनो तरल DAP संयंत्र कहां पर उद्घाटन उसका किया है? तो साथियों, उसका उद्घाटन इन्होंने किया है गुजरात में। अब ये नैनो यूरिया क्या होती है आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। खेत में हम लोग जो है उर्वरक के तौर पर यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया का छिड़काव किया जाता है, लेकिन कुछ दिक्कतें आई थी कि उनका लोग ब्लैक तरीके से उनका इस्तेमाल करने लगे थे। खेती की जगह कहीं और उनका इस्तेमाल होता था और किसानों को तक वो अच्छी मात्रा में नहीं पहुंच पाता था। तो उसके लिए क्या काम किया गया? केंद्र की सरकार ने जो है नीम कोटेड
यूरिया जो है इस्तेमाल करना चालू करवाया, उसका प्रोडक्शन करवाया, जिससे कि उसका इस्तेमाल अन्य चीज़ों में ना हो के खेतों में होने लगे। लेकिन उसके बाद भी एक और अच्छी टेक्नोलॉजी और आई कि उसको जो है नैनो के रूप में लेके आ गया, लिक्विड के रूप में लाया गया, ताकि उसका इस्तेमाल उसी क्षेत्र में। सब डीएपी क्या होता है तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। डीएपी होता है डाई अमोनियम फास्फेट। तो ये सब कार्य हैं, ये आपको पता होना चाहिए डीएपी। और इसके बारे में एक चीज़ और पता होनी चाहिए, इस समय केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री कौन है। तो साथियों, केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री हैं मनसुख मांडविया। आपको ये एडिशनल तौर पर जानकारी पता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 10 हमने प्रश्नों की इसी श्रेणी में रखा है कि भारतीय वायुसेना में दूसरी महिला एयर मार्शल कौन है। कौन सी ऐसी सैन्य अधिकारी हैं जो भारतीय वायुसेना में दूसरी महिला एयर मार्शल बनी है। तो साथियों, उनका नाम है साधना सक्सेना नायर। आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बारे में प्रश्न आता है कि साहब पहली कौन थी, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो पहली भारत की एयर मार्शल थी पद्मा बंदोपाध्याय, पहली जो है एयर मार्शल थी। अब ये साधना सक्सेना नायर जो है, इनके पति जो है एयर मार्शल केपी नायर की पत्नी है। ये इस समय वर्तमान में सेना में है। और ये कब से नौकरी कर रही है, मतलब एयरफोर्स में कब से है साधना सक्सेना नायर, तो आपको एडिशनल तौर पे पता होना चाहिए कि ये दिसंबर 1985 यानी 1985 में भारतीय वायुसेना में ये आई थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में साथियों। प्रश्न नंबर 11 हमने आपके लिखा कि वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है। क्रिकेट में जो वनडे होता है, एक दिवसीय क्रिकेट होता है, 50 ओवर का होता है, उसमें सबसे तेज 2000 रन किसने बनाए हैं। तो साथियों, उस प्लेयर का नाम है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने सबसे पहले 2000 रन बनाए हैं। साथियों, शुभमन गिल ने 2000 रन बनाए, तो रिकॉर्ड किसका तोड़ा आपको पता होना चाहिए एडिशनल तौर पर। ये शुभमन गिल ने 38 पारियों में 38 पारियों में 2000 रन बनाने का कारनामा किया है। तो ये रिकॉर्ड किसका तोड़ा साहब? रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है हाशिम अमला का, जिन्होंने 40 पारियों में 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। और आपको एडिशनल तौर पे पता होना चाहिए कि हाशिम अमला ने ये रिकॉर्ड भारत के खिलाफ ही बनाया था। और इन्होंने जो है अभी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ 38 पारियों में 2000 रन कंप्लीट, न्यूजीलैंड के खिलाफ जब ये खेले थे तब इन्होंने 2000 रन का कीर्तिमान छू लिया था। साथियों, इन्होंने आपको एडिशनल तौर पे पता होना चाहिए कि इसी साल जनवरी 2023 में इन्होंने न्यूजीलैंड के विरुद्ध 208 रन की पारी खेली थी, यानी दोहरा शतक वनडे में लगाने वाले खिलाड़ी बन गए थे। इससे पहले वनडे में दोहरा शतक भारत के लिए सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और क्या नाम शुभमन गिल और ईशान किशन, ये खिलाड़ी लगा चुके हैं। एडिशनल तौर पे आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इस बार शुभमन गिल ने 2018 विश्व कप में अंडर 19 जो विश्व कप हुआ था 2018 का, उसमें भारतीय टीम की उपकप्तानी भी की थी। प्रश्नों की इसी सीरीज में हमने आपके लिए प्रश्न रखा है कि सहकारी बैंकों की सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना, आपको पता होना चाहिए सहकारी बैंकों की सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना का आरंभ किस प्रदेश ने किया है। तो साथियों, उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने 20 अक्टूबर 2023 को इस योजना का प्रारंभ किया है। आपको एडिशनल तौर पे पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 इसी के साथ हमने आपके लिए रखा है कि छात्रों की सहायता के लिए एआई संचालित ऐप डाउट क्लियरेंस बॉट डाउट क्लियरेंस बॉट किसने लॉन्च किया है, यानी कौन से प्रदेश ने लॉन्च किया है। तो साथियों, उस प्रदेश का नाम है आंध्र प्रदेश। आपको एडिशनल तौर पे पता होना चाहिए कि इस तरीके के जो है ऐप आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। साथियों, ये होगा क्या, ये विभिन्न विषयों के जो छात्र हैं उनके डाउट्स क्लियर करेगा, चाहे वो भौतिकी से संबंधित हो, रसायन विज्ञान से संबंधित हो, गणित से संबंधित हो, या किसी भी विषय से संबंधित हो, इकोनॉमिक्स से संबंधित हो। उनको जो स्कूल के बाद है बच्चे ऐप की सहायता से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, जिससे वो अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से आगे चला पाएंगे। उन्हें ऑब्स्टेकल का और समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रश्नों की इसी सीरीज में हमने आपसे प्रश्न नंबर 54वां प्रश्न रखा है, 14वां प्रश्न रखा है कि 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ आयोजित हुआ है। तो साथियों, वो आयोजित हुआ है गोवा में। तो कब से कब तक आयोजित हुआ है साथियों, ये आयोजित होगा 20 से 28 अक्टूबर 2023, यानी 20 से 28 अक्टूबर तक ये आयोजित होगा। प्रश्नों की इसी सीरीज में प्रश्न नंबर 15 हमने आपके लिए रखा है कि एशियाई पैरालंपिक 2023 में पैराडागी स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो साथियों, उनका नाम है प्राची यादव। प्राची यादव ने पैराडॉगी में स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता है। आपको पता होगा इस समय एशियाई पैरालंपिक हांगजो में चल रहे हैं, वहाँ पर प्राची यादव ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया है। साथियों, ये कहाँ की रहने वाली है। तो जो प्राची यादव हैं, ये
आपके ग्वालियर की रहने वाली हैं, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। आपके लिए, हमारे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, हमारे भारतवासियों के लिए काफ़ी गर्व का क्षण है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने और तो सब चर्चा कर ली कि यूएन दिवस के बारे में आपने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। तो साथियों, आपको थोड़ा यूएन दिवस के बारे में हम एडिशनल जानकारी दे देते हैं कि यूएन दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथियों, प्रश्न हमारा ये है कि यूएन दिवस कब मनाया था? तो यूएन दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इसके बारे में सर कुछ एडिशनल जानकारी दीजिए। हम आपको बताते हैं, थोड़ी एडिशनल जानकारी देते हैं कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, इंग्लैंड और उसके मित्र देश, इंग्लैंड फ्रांस उसके मित्र देश और जर्मनी और उसके मित्र देश आपस में जब लड़े थे, तो युद्ध समाप्त होने के बाद दुनिया को ये महसूस हुआ कि कोई ऐसा संगठन होना चाहिए जो इस तरह के भयावह युद्ध आगे जो है दुनिया में ना होने पाए, उसके लिए कुछ रोकथाम होने चाहिए। तो वहाँ पर राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। हालांकि कुछ कारण रहे जिसकी वजह से राष्ट्र संघ अच्छे से कार्य नहीं कर पाया, और फिर हिटलर का उदय होता है और दोबारा से फिर जर्मनी का और इंग्लैंड और फ्रांस और उनके मित्र राष्ट्रों का आपस में युद्ध होता है, जिसमें जर्मनी और जापान पराजित होते हैं, इंग्लैंड और फ्रांस जीत जाते हैं। लेकिन इसी बीच में अमेरिका क्या काम करता है? राष्ट्र संघ की जगह एक नई संस्था लेके आता है, उसका नाम होता है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। साथ यूनाइटेड नेशंस का भी यही कार्य है कि किसी भी तरीके के जो है युद्ध और झगड़े और लड़ाई इस तरीके के ना होने पाए, तो उसकी स्थापना की जाती है। 24 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है, उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ कि 24 अक्टूबर 1945 को इसका जो है स्थापना की गई। इसकी स्थापना में कितने देश थे साहब? तो इसकी स्थापना में उस समय 51 देश थे, जिसके फाउंडर मेंबर्स यानी जो फाउंडर मेंबर्स है उसमें अपने भारत का नाम भी शामिल है। भारत भी यूएन का फाउंडर मेंबर है। हालांकि भारत उसमें आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन भारत यूएन का फाउंडर मेंबर है। साथियों, इसके इस समय महासचिव कौन है? तो आपको एडिशनल तौर पे पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन के यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के इस समय जो महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ये कौन से देश के रहने वाले हैं? तो साथियों, आपको पता होना चाहिए कि एंटोनियो गुटेरेस जो हैं वो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। साहब, इसका पहला जो महासचिव था वो कौन था? तो पहले जो महासचिव थे उनका नाम था ट्रिगवेली, और वो नॉर्वे के रहने वाले थे, और उन्होंने इसका जो कार्यभार था वो 1946 से लेकर 1953 तक संभाला था। आपको एडिशनल तौर पे पता होना चाहिए। साथियों, इसी के साथ हमने आपसे कल एक प्रश्न किया था कि उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम बताइए। मैंने प्रश्न इसलिए किया था कि आपको पता होना चाहिए कि भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, और उस समय उज्बेकिस्तान सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। वहाँ पर एक मीटिंग में हिस्सा लेने गए थे, जहाँ पर उनकी हार्ट अटैक से रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई, ऐसा माना जाता है। तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो उज्बेकिस्तान में हुई थी। उसके बाद 1951 में जब सोवियत संघ का विघटन होता है तो उज्बेकिस्तान एक अलग देश बनता है, इसीलिए मैंने आपसे उसकी राजधानी पूछी थी। तो साथियों, उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम है ताशकंद। आपको पता होना चाहिए उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। साथियों, सेशन के अंत में जैसा कि आप जानते हैं हम आपसे हमेशा आज का प्रश्न करते हैं, तो आज का हमारा प्रश्न इतिहास से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए कि इतिहास में लाख बख्श किसको कहा जाता है। आप थोड़ा सा ये टर्म लिख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा कि लाख बख्श किसको कहा जाता है। इतिहास में लाख बख्श किसको कहा जाता है? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सेशन को साथियों अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपसे इसी सेशन के साथ फिर मिलते हैं, नए क्वेश्चनों के साथ, नई प्रश्नों के साथ, नई उमंगों के साथ, नई तरंगों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।